नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज ऑस्ट्रेलिया में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। आज ऑस्ट्रेलिया में नए भारत की ताकत दिखाई दी। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने स्टेडियम में 30,000 लोग के सामने कहा, मोदी इज द बॉस। सिडनी के कुडॉस बैंक एरेना में प्रोग्राम तो ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीयों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरेक्शन का था, लेकिन इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की पूरी सरकार, प्रधानमंत्री समेत विपक्ष के नेता और दूसरे दलों के नेता भी पहुंचे। यहीं पर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो माहौल देखा, लोगों में जोश देखा, मोदी के प्रति लोगों की जो दीवानगी देखी, तो वो भी हैरत में पड़ गए। लेकिन आज मोदी ने न सियासत की बात की, न किसी की आलोचना की, सिर्फ भारत और भारतीयों की बात की। मोदी ने बताया कि आजकल दुनिया भारत को सलाम क्यों कहती है, उनकी सरकार का मंत्र क्या है, उनकी सरकार के काम क्या हैं और उनके कामों का असर क्या हुआ है। मोदी ने कहा वो जो वादा करते हैं उससे पूरा जरूर करते हैं। जब पिछली बार ऑस्ट्रेलिया आए थे तो जल्दी आने का वादा करके गए थे और वो वादा आज पूरा कर दिया। इसके बाद मोदी ने अपनी सरकार के काम गिनाए। 9 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड भारतीय मूल के लोगों के सामने रखा। आज सिडनी में जो तस्वीरें दिखाई दी, इस प्रोग्राम में मोदी ने जो कहा उसे सुनना और देखना जरूरी है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि मोदी को अब वर्ल्ड लीडर क्यों कहा जा रहा है। मोदी के प्रति लोगों में इतना भरोसा, इतना प्यार क्यों है। सबसे पहले आपको दिखाता हूं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज के साथ स्टेडियम में पहुंचे तो कैसा नजारा दिखाई दिया। Ladies and gentlemen, for those who are able, please be standing for the Australian national anthem, followed by the Indian national anthem. कुडॉस बैंक एरेना की कुल कैपेसिटी 30,000 लोगों की है। आज ये स्टेडियम पूरी तरह से भरा था, पांव रखने की जगह नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेकर इतना क्रेज था कि प्रोग्राम में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज के साथ उनकी कैबिनेट के 4 मंत्री, विदेश मंत्री पेनी वोंग, कम्युनिकेशन मिनिस्टर मिशेल रॉलैंड, एनर्जी मिनिस्टर क्रिस बोवन और विदेश राज्य मंत्री भी मौजूद थे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और लीडर ऑफ ऑपोजिशन पीटर डटन और न्यू साउथ वेल्स स्टेट के प्रीमियर भी मोदी को सुनने के लिए वहां पहुंचे। जब प्रधानमंत्री मोदी और एंथनी अल्बनीज भीतर दाखिल हुए तो पूरा स्टेडियम मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। स्टेडियम के बीच में खास मेहमानों के लिए पोडियम बनाया गया था, जहां पर सारे वीआईपी मौजूद थे। स्टेडियम के मंच पर पहुंचकर मोदी और अल्बनीज ने एक दूसरे का फिर से अभिवादन किया, एक दूसरे को गले लगाकर पक्की दोस्ती का इजहार किया। पिछले 1 साल में मोदी और अल्बनीज के बीच ये 6ठी मुलाकात थी। दोनों देश स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और प्रधानमंत्रियों के रिश्तों की गर्मजोशी में ये पार्टनरशिप साफ दिखाई दे रही थी। स्टेडियम का माहौल देखकर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज भी जोश में आ गए। अल्बनीज ने कहा उन्होंने बहुत से कार्यक्रमों में शिरकत की है, लेकिन ऐसा कार्यक्रम, इतनी भीड़, इतना उत्साह पहले कभी नहीं देखा। इतना कहने के बाद अल्बनीज ने मान लिया मोदी इज द बॉस। एंथनी अल्बनीज ने अपनी स्पीच में भी मोदी के साथ अपनी दोस्ती का जिक्र किया। अल्बनीज ने कहा कि उन्हें सत्ता में आए अभी 1 साल ही हुआ है, लेकिन इस दौरान वो प्रधानमंत्री मोदी से 6 बार मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें सिडनी के स्टेडियम में पिछली बार इतनी भीड़ बरसों पहले तब दिखी थी जब अमेरिका के सिंगर ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ऑस्ट्रेलिया आए थे। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा जनता में जो जोश आज मोदी के दिख रहा है वैसा तो उन्होंने तब भी नहीं देखा था। It is a
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये प्रधानमंत्री के रूप में मेरा पहला साल है जिसका हम आज जश्न मना रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री के तौर पर अपने दोस्त मोदी से 6 बार मिल चुका हूं, लेकिन इस भव्य स्टेडियम में उनके साथ खड़े होने जैसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ा सम्मान है। मुझे और ज्यादा खुशी आप लोगों के सामने पीएम मोदी का स्वागत करके हो रही है। मुझे ये कहना होगा कि आज रात मिल रही रिश्तों की गर्माहट और ऊर्जा का कोई मुकाबला नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि आखिरी बार मैंने इस स्टेज पर ब्रूस स्प्रिंगस्टीन को देखा था, लेकिन उनका प्रधानमंत्री मोदी जैसा स्वागत नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी बॉस हैं। मोदी जिस देश में भी जाते हैं वहां के लीडर्स के साथ पर्सनल केमिस्ट्री डेवलप कर लेते हैं। एंथनी अल्बनीज़ से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन थे। मॉरिसन के साथ भी मोदी के पर्सनल रिश्ते बहुत अच्छे थे। आज के कार्यक्रम में मॉरिसन भी मौजूद थे। पिछले साल लेबर पार्टी की सरकार बनी, एंथनी अल्बनीज़ प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद अल्बनीज़ भारत के दौरे पर आए थे। उस वक्त मोदी ने गुजरात में अल्बनीज़ का स्वागत किया था। दोनों नेताओं ने अहमदाबाद में एक साथ क्रिकेट मैच देखा था। आज अल्बनीज़ उसी प्रोग्राम का जिक्र कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के भाषण के बाद नरेंद्र मोदी बोलने के लिए खड़े हुए तो पूरा स्टेडियम एक बार फिर मोदी मोदी के नारों से गूंजने लगा। मोदी ने कहा कि भारतीयों की यही खासियत है, दुनिया में कहीं भी चले जाएं, कितने भी वक्त वतन से दूर रहें, लेकिन उनकी भारतीयता कभी खत्म नहीं होती। मोदी ने कहा कि भारत के लोगों के बीच भारत हमेशा बसता है। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का खान पान भले ही अलग हो, भले त्योहार अलग अलग हों, लेकिन खाने पीने के प्रति और खेल के प्रति जुनून एक जैसा है। यहाँ जयपुर स्वीट्स भी है, बॉम्बे स्ट्रीट भी है और सिडनी के पास वो लखनऊ नाम की एक जगह भी है। इस मौके पर इंडियन कम्युनिटी के लोगों की पुरानी मांग पूरी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में इंडिया का कॉन्सुलेट खोलने का ऐलान भी आज मोदी ने किया। और इसके बाद मोदी ने बताया कि आज भारत किन किन क्षेत्रों में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है, किन किन सेक्टर्स में भारत ने जबरदस्त तरक्की की है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है और अब मैं आपके सामने ऐसे ही कुछ फैक्ट रखूंगा और आपसे सही उत्तर जानना चाहूंगा। ठीक है? रेडी? कोरोना की इस ग्लोबल पैंडेमिक में जिस देश ने दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया, वो देश है आज जो देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है वो है आज जो देश दुनिया में नंबर 1 स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है वो देश है आज जो देश फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है वो देश है आज जो देश मिल्क प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 1 है वो देश है आज जो देश इंटरनेट यूजर्स की संख्या में दुनिया में नंबर 2 पर है वो है आज जो देश दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है वो देश है आज जो देश राइस, व्हीट, शुगर केन प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 2 पर है वो है
आज जो देश फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर 2 पर है, वो है आज जिस देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, वो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट जिस देश में है, वो देश है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिविल एविएशन मार्केट जिस देश में है, वो देश है। और अब जो देश अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, वो देश है। देश की बात कहने का मोदी का अपना अलग अंदाज है। इसका जोश पूरे स्टेडियम में दिखाई दिया। और फिर मोदी ने भारत की आर्थिक तरक्की की बात की, बैंकिंग सेक्टर की मजबूती के बारे में बताया, गरीबों को बैंकों से कैसे जोड़ा गया, 50 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोलने का क्या लाभ हुआ, डिजिटल बैंकिंग और गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी की मदद से गरीबों के खातों तक सरकारी मदद का पैसा बिना किसी लीकेज के कैसे पहुंच पाता है। मोदी ने कहा, भारत सिर्फ अपनी तरक्की नहीं, दुनिया की भलाई के लिए भी काम कर रहा है और पूरी दुनिया से मान रही है। मोदी ने कहा कि दुनिया जिस नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है, उसमें भारत की जगह सबको मालूम है, क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में जब भी कोई मुसीबत आई तो भारत ने बिना देर किए, बिना किसी स्वार्थ के सबसे पहले आगे बढ़कर मदद की। आज की दुनिया जिस वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है, जिन संभावनाओं को तलाश रही है, उसमें ये स्वाभाविक भी है। भारत हजारों वर्षों की जीवंत सभ्यता है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमने समय के अनुसार खुद को ढाला है, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों पर, फंडामेंटल्स पर हमेशा टिके रहे हैं। हम राष्ट्र को भी एक परिवार के रूप में देखते हैं और विश्व को भी एक परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम। और इसलिए जब भारत अपनी G20 प्रेसिडेंसी की थीम तय करता है तो कहता है, अपने आदर्शों को जीने का उसका स्वभाव देखिए। G20 प्रेसिडेंसी में भारत कहता है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। जब भारत पर्यावरण की रक्षा के लिए सोलर एनर्जी के बड़े लक्ष्य तय करता है तो कहता है, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। जब भारत वैश्विक समुदाय के स्वस्थ रहने की कामना करता है तो कहता है, वन अर्थ, वन हेल्थ। मानवता के हित में ऐसे ही कार्यों के कारण आज भारत को फोर्स ऑफ ग्लोबल गुड कहा जा रहा है। जहां कहीं भी कोई आपदा होती है, भारत मदद के लिए तैयार मिलता है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत
माता की। मोदी का भाषण खत्म हुआ तो मंच से उतरकर मोदी वहां मौजूद लोगों से मिलने उनके बीच पहुंच गए। मोदी को करीब देखकर लोगों का उत्साह दुगना हो गया। कोई मोदी से हाथ मिलाना चाहता था, कोई एक सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था, तो कोई मोदी का ऑटोग्राफ चाहता था। और प्रधानमंत्री ने भी किसी को निराश नहीं किया, काफी देर तक वहां रुके। आखिर में मोदी ने लोगों से वादा लिया कि जब भी वो भारत आएंगे तो अपने साथ ऑस्ट्रेलिया के एक परिवार को जरूर लेकर आएंगे। जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो बहुत सारे लोग पूछते थे ये विदेश नीति कैसे चलाएंगे, ये बड़े बड़े मुल्कों के नेताओं से रिलेशन कैसे बनाएंगे। आज उन लोगों को देखना और सुनना चाहिए कि कैसे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने मोदी को बॉस कहा। सिर्फ पिछले 4 दिन में हमने देखा कि जो बाइडेन मोदी को ढूंढते हुए आए, उन्हें गले लगाया। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि मोदी की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि लगता है उन्हें भी मोदी का ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा। पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने मोदी के पैर छुए। ये कोई छोटी बातें नहीं है। पिछले 9 साल में मोदी जिस भी देश में गए, उन्होंने वहां नेताओं से रिलेशंस बनाए, भारत का मान बढ़ाया। इस बात में कोई शक नहीं कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरी दुनिया में भारत के प्रति लोगों का नजरिया बदला है। मैं जब भी विदेशों में रहने वाले भारतीय लोगों से बात करता हूं, मिलता हूं, तो बताते हैं कि इस बदलाव को हर रोज अपनी डेली लाइफ में महसूस करते हैं, अपनी डीलिंग्स में महसूस करते हैं। अमेरिका हो, यूरोप हो, अफ्रीकी देश हो, हर जगह भारत, भारतीय और भारतीयता का सम्मान दिखाई देता है। और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाना ही चाहिए। मोदी ने देश के लिए प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत दिमाग लगाया, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा, बड़े बड़े फैसले किए, और यह काम आसान नहीं होता। आज अगर कोई देश यूक्रेन और रशिया दोनों से आंख में आंख डालकर बात कर सकता है तो वो भारत है। मुसीबत के वक्त दुनिया का कोई देश किसी दूसरे मुल्क की मदद की उम्मीद करता है तो भारत है। दुनिया के किसी भी कोने में फंसे अपने नागरिकों की सबसे पहले कोई हिफाजत करता है तो भारत है। अगर तरक्की के लिए, बढ़ते प्रभाव के लिए किसी मुल्क की मिसाल दी जाती है तो वो भारत है। हिंदुस्तान की यह पहचान नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बनी है, इसीलिए नरेंद्र मोदी को आज वर्ल्ड लीडर माना जाता है। और यह मान सम्मान सिर्फ तस्वीरों और स्पीचेस तक सीमित नहीं रहता। पूरे मुल्क को इसका फायदा बिजनेस में होता है, टूरिज्म में होता है, इन्वेस्टमेंट में होता है। जब किसी देश का लीडर बड़ा बनता है, जब किसी देश के लीडर की दुनिया में रेस्पेक्ट होती है, इसका फायदा देश के ओवरऑल डेवलपमेंट को होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल कर रही है, सम्मान कर रही है, लेकिन हमारे देश में सारे विरोधी दल इस वक्त मिलकर मोदी को हराने, मोदी को हटाने के फॉर्मूले खोज रहे हैं। आज कोलकाता में ममता बनर्जी ने कहा अब वक्त आ गया है कि सभी विरोधी दलों को मिलकर मोदी का मुकाबला करना होगा, क्योंकि मोदी लोकतंत्र के लिए खतरा बन गए हैं। असल में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी का सपोर्ट मांगने कोलकाता पहुंचे थे। केजरीवाल चाहते हैं कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ दिल्ली के एलजी को पुरानी पावर लौटाने के लिए जो ऑर्डिनेंस जारी किया है, सारी ऑपोजिशन पार्टीज उसका विरोध करें। इसी सिलसिले में आज केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा को लेकर ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे। केजरीवाल और ममता बनर्जी के बीच करीब 1 घंटे तक बात हुई। मीटिंग के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है वो सरासर गलत है। इसके खिलाफ लड़ाई में वो पूरी तरह अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि 2024 से पहले बीजेपी को हराने का ये बड़ा मौका हाथ लगा है, इसलिए विरोधी दलों को एकजुट होना चाहिए और ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। जो एट्रोसिटीज चल रहा है और ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी स्टेट को ईमानदारी से
जनता को, चुने हुए लोगों को काम करने नहीं देता है। इवन अरविंद जी का, गवर्नमेंट का, हम तो सुप्रीम कोर्ट को इज्जत करते हैं। ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन सेव द कंट्री, सेव दिस कंट्री नाउ इट इज। इवन मीडिया इज परचेस्ड। दे वांट टू कंट्रोल द जुडिशियरी, दे वांट टू कंट्रोल ऑल द एजेंसीज। इसी के लिए हम लोगों ने आपस में बैठे बातचीत किए, और जो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देने का बाद भी जो ऑर्डिनेंस लेके आया सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ में, हमारा पार्टी के लिए, मैं सब पार्टी को अपील करेंगे कि अगर हर पार्टी हम एक साथ में अपोजिशन हो सकता है, दिस इज द मौका है, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा देश के लिए कि हम बीजेपी को राज्यसभा में हरा सकते हैं, तो ऑर्डिनेंस भी जा सकता है। ये बीजेपी को हराने के लिए 24 से पहले एक बहुत मौका मिल गया। हमारा पार्टी से हम डिसाइड किया है, हम ये ऑर्डिनेंस को विरोध करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट का पास हम इसको जस्टिस मांगेंगे। ममता बनर्जी का सपोर्ट मिलने की खुशी अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दी। केजरीवाल ने माइक संभाला तो बीजेपी की केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार विरोधी दलों को खत्म करना चाहती है। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है उन सबको परेशान किया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी कहीं गवर्नर के जरिए, कहीं एलजी के जरिए, और जब कोई बस नहीं चलता तो ऑर्डिनेंस के जरिए सरकार चलाने की कोशिश करती है। इसलिए अगर लोकतंत्र को बचाना है तो फैसले का वक्त है। केजरीवाल ने कहा, अगर इस पर विपक्ष ने एकजुट होकर उनका साथ दिया, राज्यसभा में बीजेपी को हरा दिया, तो 2024 की लड़ाई आसान हो जाएगी। जब हमारी 2015 में सरकार बनी थी पहली बार दिल्ली में, जैसे ही हमारी सरकार बनी, इन लोगों ने नोटिफिकेशन, केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन पास करके, एक नोटिफिकेशन, सिंपल नोटिफिकेशन पास करके दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सारी पावर्स छीन ली। हम सुप्रीम कोर्ट गए। 8 साल के संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में ऑर्डर किया, लेकिन जैसे ही ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, 1 हफ्ते के बाद इन्होंने ऑर्डिनेंस लाके जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसको उन्होंने पलट दिया। हमने वेस्ट बंगाल में भी देखा गवर्नर कैसे तंग कर रहे हैं, हमने वहां भी देखा, पंजाब में भी देख रहे हैं, पूरे तमिलनाडु में देख रहे हैं, तेलंगाना में देख रहे हैं किस तरह से गवर्नर तंग कर रहे हैं। और अब दिल्ली के अंदर इन्होंने जो किया वो तो बिल्कुल ही जनतंत्र के खिलाफ है। देश की जनता को ये देख के अब इस अहंकारी सरकार को हटाना चाहिए। तो एक तो मैं दीदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि राज्यसभा के अंदर इन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, और मैं समझता हूँ कि अगर राज्यसभा में ये बिल गिर जाता है तो ये एक तरह से सेमीफाइनल हो जाएगा 2024 का। इसके बाद ममता बनर्जी ने एक बार फिर माइक संभाला, लेकिन इस बार ममता के तेवर तल्ख थे। ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी हर जगह मनमानी नहीं कर सकती। ऑपोजिशन पार्टीज की सरकारें कोई बंधुआ मजदूर नहीं है, बॉन्डेड लेबर नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि बुलडोजर वाली पार्टी अब संविधान पर भी बुलडोजर चलाना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट की बात सुनना नहीं चाहती। यह सब नहीं चलेगा। लोकतंत्र बचाना है तो बीजेपी को हटाना होगा। What they think that we are the bonded laborers. What they think that we are their servant. ईगो का एक लिमिट होता है, जो भी मर्जी कर सकता है। हम लोगों को तो ये अभी चिंता है कि कब कॉन्स्टिट्यूशन ना बदल दे, देश का नाम ना बदल दे, देश का नाम भी उसका पार्टी का नाम पे कर देगा, वो लोगों को नाम पे कर देगा। ऐसा नहीं चल सकता है। आज भी अगर हम ये बात नहीं समझे तो दुनिया का जनता हमको क्षमा नहीं करेंगे। और बीजेपी का पार्टी डायरेक्ट रास्ता में खड़ा होकर बोलता है, कल इसको अरेस्ट करेगा, परसों इसका घर में ईडी जाएगा, परसों इसका घर में एनआईए जाएगा। कैसे बीजेपी पार्टी का छोटा छोटा लड़का को जो चुनौपुटी हमरा बांग्लाय बोली, ऐसा माफिक उसको सब इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो क्या ये गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट ऑफ द एजेंसी, बाय द एजेंसी एंड फॉर द एजेंसी, government of the bulldozer, by the bulldozer and for the bulldozer. They want to demolish the constitution, they want to bulldoze the constitution. Even they don't respect the Supreme Court verdict. I am really shocked, because I am also a lawyer.
So always we respect the court verdict. Sometimes it may be in favor of me, sometimes it may be against of me. इसके बाद ममता ने सीधी और साफ बात कही। कहा कि अगर विरोधी दल वाकई में बीजेपी से लड़ना चाहते हैं तो इस मुद्दे पर फैसला करना ही होगा। इसके बाद ममता ने एक और बात की जो चौंकाने वाली थी। ममता ने कहा कि चुनाव में अब सिर्फ 6 महीने का वक्त बचा है, लेकिन हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए, उससे पहले ही मोदी सरकार चली जाए, कुछ भी हो सकता है। आज वो हैं, हो सकता है कल न रहें। हम हर पार्टी को विनती करने चाहूंगी कि अगर आपका एक साथ में काम करने का मन है, दिल है, दिमाग है, तो मेरे को हम्बल रिगार्ड्स होगा, मेरे को अपील होगा कि एक वोट भी बीजेपी को नहीं देके हर पॉलिटिकल पार्टी, इवन देयर आर सम बीजेपी पार्टी मेंबर्स आल्सो, दे आर आल्सो नॉट हैप्पी, आई विल रिक्वेस्ट देम आल्सो गिव वोट टू नॉन बीजेपी पार्टी दिस अगेंस्ट ऑफ ऑर्डिनेंस। अगर ऐसा ही ऑर्डिनेंस करेगा तो कोई राज्यों को कल तोड़ देगा, परसों तोड़ देगा। ये तो खतरनाक बन गया देश के लिए, धमाका मचा दिया। जो भी करना है आप कर लो, हम लोग डिसीजन लिया है, हम बीजेपी का खिलाफ में हम लड़ेंगे, हम एक कट्टर रहेंगे। आज तो 6 महीना का बात है भाई, और अगर कोई अचानक कुछ हो जाए, मिराकल कुछ हो जाए, तो उसको पहले भी जा सकता है। हु कैन से टुडे आई एम अलाइव, टुमारो आई मे नॉट बी। तो इसी के लिए ये देश में ये लोग नहीं चलेगा। केजरीवाल केंद्र सरकार के खिलाफ सभी पार्टियों का सपोर्ट जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनका हक है, कोशिश करनी चाहिए। ममता ने विरोधी दलों को एकजुट करने की अपील की है, ये उनका हक है, उनको भी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन लगता है कि मोदी को हराने के लिए विपक्ष की एकता की ममता की कोशिश कामयाब नहीं होगी। कम से कम केजरीवाल के मुद्दे पर तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने खुलकर कहना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस को किसी भी कीमत पर, किसी भी मुद्दे पर केजरीवाल का साथ नहीं देना चाहिए। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय माकन ने आज कहा कि केजरीवाल जिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने की बात कह रहे हैं, उसी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ साफ कहा है कि पार्लियामेंट के पास पूरा अधिकार है कि वो एलजी को कोई भी पावर दे सकती है। इसीलिए केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी करके कोई गलत काम नहीं किया। केजरीवाल सिर्फ अफसरों पर हुक्म चलाने की चाहत में इसे सियासी रंग दे रहे हैं, जनता की लड़ाई बता रहे हैं। ये सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी अपना आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 95 में बड़ा स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये लीगल एस्पेक्ट है, उसमें पैरा 95 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो वो पार्लियामेंट के थ्रू, अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो इसके अंदर कोई भी एक्ट ला करके कोई पावर अगर एलजी को देना चाहे वो दे सकती है। ये पैरा 95 में क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो अगर अब सुप्रीम कोर्ट भी अगर ये कह रही है कि लोकसभा या पार्लियामेंट उसको लेजिस्लेट कर सकती है, तो उसमें कहां पे किसी को दिक्कत होनी चाहिए। अब दूसरी बात इसमें आती है कि और पावर्स ट्रांसफर पोस्टिंग की शीला दीक्षित मांगती रही, उनको ना तो वाजपेयी जी ने दिया, ना मनमोहन सिंह जी की सरकार, ना उससे पहले नरसिम्हा राव जी से मदन लाल खुराना मांगते रहे, उनको नहीं मिला। तो जब इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री ने ट्रांसफर पोस्टिंग्स की पावर्स अपने मुख्यमंत्रियों को नहीं दिया, तो ये कौन से विलक्षण प्रतिभा वाले आगे की जो इनको मिलनी चाहिए। और ये अपनी लड़ाई, अपनी पावर्स की लड़ाई जनता की लड़ाई कैसे बना सकते हैं। अजय माकन दिल्ली को अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने कहा सिर्फ इस इशू पर नहीं, आगे भी कांग्रेस को न केजरीवाल का साथ लेना चाहिए, न केजरीवाल का साथ देना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल ने हर बार कांग्रेस का विरोध किया है, बीजेपी को फायदा पहुंचाया है, इसलिए अब उन्हें कांग्रेस से सपोर्ट की उम्मीद तो नहीं करनी चाहिए। वही केजरीवाल जिन्होंने, जिनके कहने के ऊपर विधानसभा के अंदर हमारे महबूब नेता राजीव गांधी जी का भारत रत्न वापस लिए जाने के लिए प्रस्ताव पास किया, और बीजेपी की मदद से इन्होंने प्रस्ताव पास किया कि राजीव गांधी जी से भारत रत्न वापस लिया जाए, वो अरविंद केजरीवाल अब ये कहते हैं कि कांग्रेस उनका समर्थन करे। वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कि कश्मीर मसले के ऊपर बीजेपी का समर्थन किया,
370 के मसले पे बीजेपी का समर्थन किया, जम्मू कश्मीर के टुकड़े हो गए बीजेपी का समर्थन किया, ऑपोजिशन का समर्थन नहीं किया। वो कहते हैं कि ऑपोजिशन हमें समर्थन दे। वो अरविंद केजरीवाल जो इंपीचमेंट जब जस्टिस दीपक मिश्रा की हम लोगों ने मूव करी, क्योंकि जस्टिस लोया केस में उन्होंने पीआईएल सुनने के लिए मना कर दिया, उन्होंने इंपीचमेंट के मसले के ऊपर बीजेपी का उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर सपोर्ट किया। वो अब ये कहते हैं कि ऑपोजिशन हमें सपोर्ट करे। किस मुंह से हम लोगों से सपोर्ट मांगते हैं? वही सब स्टेट्स में जहां पर कांग्रेस या तो ऑपोजिशन में है या कांग्रेस जहां पे रूलिंग पार्टी है, वहां पर वो जाकर के कांग्रेस को हराने के लिए, बीजेपी को मदद करने के लिए वो अपने उम्मीदवार उतारते हैं। क्यों नहीं जाते उन स्टेट्स में जहां पे कांग्रेस ना रूलिंग में है ना ऑपोजिशन में? पंजाब के अंदर कांग्रेस के सभी लीडर्स के ऊपर हर तरीके से इंक्वायरी करके दबाव डालने की कोशिश करी जा रही है केजरीवाल के द्वारा। आज वो कांग्रेस के समर्थन की बात करते हैं। अजय माकन ने जो कहा उसे सपोर्ट किया कांग्रेस के एक और लीडर संदीप दीक्षित ने। संदीप दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल ने हमेशा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, कांग्रेस पर झूठे इल्जाम लगाए, इसलिए अब तक केजरीवाल पब्लिकली ये नहीं मानते वो झूठे हैं। उन्होंने सत्ता के लालच में झूठ बोला। जब तक वो ये नहीं मानते तब तक केजरीवाल को समर्थन देने की बात सोचना भी नहीं चाहिए। ये आदमी केवल और केवल चाहता है कि इसके पास ट्रांसफर पोस्टिंग आ जाए, और ये ट्रांसफर पोस्टिंग उसी कारण से चाहता है जिस कारण से लोग चाहते हैं कि मैं पैसा बनाऊं ट्रांसफर में, मैं उल्टे सीधे काम करवाऊं अधिकारियों के साथ। क्योंकि अगर आपकी कहीं भी मन में सही नीतियों को इंप्लीमेंट करने की बात है तो कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग करवा ले, अधिकारी आपका काम करता है। लेकिन गलत काम वही अधिकारी करता है जब आप उसकी ट्रांसफर गलत कारणों से करवाएं या उसकी पोस्टिंग गलत कारणों से करवाएं। पिछले 7 या 8 साल में अगर उसने किसी के खिलाफ झूठ बोला है तो कांग्रेस के खिलाफ बोला है, किसी के खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं तो कांग्रेस के खिलाफ लगाए हैं। तो क्यों हम उस आदमी के साथ खड़े हों? या तो वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे कि मैंने इस देश को बेवकूफ बनाया था, मैं झूठा हूं, मैं मक्कार हूं, मैं फरेबी हूं, मैं लायर हूं, तो फिर मानते ठीक है, आदमी अपनी गलती मान ले, इन्हीं शब्दों में गलती माने तो फिर आगे देखेंगे। अजय माकन दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेता हैं। संदीप दीक्षित का भी काफी प्रभाव है, और भी नेता इनके साथ हैं। इसलिए केजरीवाल को सपोर्ट देने के मामले में कांग्रेस हाईकमान इन सब नेताओं के विरोध को इग्नोर नहीं कर पाएगा। ये बात आम आदमी पार्टी के नेता भी समझते हैं। इसीलिए आज सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस के नेता छोटी सोच वाले हैं, कांग्रेस हाईकमान बड़ा दिल दिखाएगा। सौरभ भारद्वाज ने कहा कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि जो आज दिल्ली सरकार के साथ हो रहा है वो कल कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों के साथ भी हो सकता है। इसलिए कम से कम इस मामले में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए। जो हमारे साथ दिल्ली में हुआ, अजय माकन कूद कूद के ताली तो बजाते रहे, और वही उनके साथ फिर पुडुचेरी में हुआ, किरण बेदी ने वही उनके साथ किया। हमारे साथ जो सीबीआई ने किया, बाद में हर राज्य में सीबीआई ने यही किया। आप आज हो सकता है आम आदमी पार्टी का साथ ना दें क्योंकि आपको लग रहा है चलिए ठीक है इन्हीं की तो पावर ली है, मगर मैं ये जानना चाहता हूं कल को राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर अगर आपसे पावर छीन लेंगे, जिस कर्नाटका को आप जीते हैं, अगर उसके अंदर एक ऑर्डिनेंस ला के आपकी पुलिस की सारी शक्तियां केंद्र सरकार छीन के अपने पास रख लेगी तो आप क्या करेंगे? अगर ऑर्डिनेंस से हमारा कुछ लिया जा सकता है तो आपका भी कुछ लिया जा सकता है। कांग्रेस का जो दिल्ली का नेतृत्व है वो अक्सर छोटी सोच रखते हैं, ज्यादा दूर का नहीं देखते, पास का देखते हैं। मुझे लगता है राष्ट्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है कि दूर तक देखें और ये समझें कि ये जो ऑर्डिनेंस आया है इसके बहुत दूरगामी दुष्परिणाम हो सकते हैं। अजय माकन ने केजरीवाल का जो विरोध किया उसका कांग्रेस में असर दिखाई दिया। कल दावा किया गया था कि नीतीश कुमार ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को इस बात के लिए राजी कर लिया है कि केंद्र सरकार के ऑर्डिनेंस के खिलाफ कांग्रेस केजरीवाल का साथ देगी। लेकिन आज केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है, कांग्रेस पहले दिल्ली यूनिट से बात करेगी, इसके बाद कोई फैसला लेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे कभी नहीं चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल के चक्कर में कांग्रेस में अंदरूनी कलह शुरू हो जाए, इसलिए कांग्रेस केजरीवाल को सपोर्ट करेगी, इसकी उम्मीद फिलहाल तो कम दिखाई देती है। केजरीवाल चाहते हैं सिर्फ इसलिए मसले पर नहीं, लोकसभा चुनाव के वक्त भी कांग्रेस एंटी मोदी मोर्चे का हिस्सा बने, पूरे देश में रीजनल पार्टीज साथ मिलकर लड़े। लेकिन इस मुद्दे पर भी कांग्रेस में विरोध के स्वर उठने लगे हैं।
आज पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता, पंजाब के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि केजरीवाल ने पंजाब में कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश की, बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस की जमीन पर कब्जा किया। इसलिए लोकसभा में केजरीवाल के साथ पंजाब में किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। पंजाब में कांग्रेस को अकेले ही लड़ना चाहिए। मैं इसके अगेंस्ट हूं कि जैसे हमने यूपी में उस टाइम बहुजन समाज पार्टी से एक गठबंधन किया था, वैसा गठबंधन नहीं चाहिए। पंजाब में हम पूरे अपने सक्षम हैं करने के लिए, तो पंजाब के सभी लीडर्स के साथ बातों कर, लीडर्स नहीं जो वर्कर्स हैं जिनके ऊपर आज भी बेइंतहा उनके ऊपर एक्सेसेस हो रही हैं, उनके ऊपर केसेस बन रहे हैं, उनके ऊपर और बातें हो रही हैं। अगर यहाँ है मेरे ख्याल के जो मेरी अपनी है राय, वो यही है कि कांग्रेस को पंजाब में अपना जो स्टैंड है उसी पर रहना चाहिए। जो अभी हमने जलंधर में इलेक्शन लड़ी है, उसी स्टैंड पर हमें रहकर अपना अलग ही रहना चाहिए। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर और कांग्रेस के सीनियर नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी वही कहा जो रंधावा कह रहे थे। बाजवा ने कहा आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा विपक्षी दलों को केजरीवाल से सावधान रहना चाहिए, वो कभी भी कहीं भी धोखा दे सकते हैं। हमने अपनी पार्टी को ये गुजारिश की कि आप कृपा कर जिस आदमी से इतनी दफा आपने सियासी तौर पर नुकसान झेला, वो दिल्ली में हो, वो पंजाब में हो, उसके बाद गुजरात में देखा, उसके बाद उत्तराखंड में गए, गोवा में गए, हिमाचल में गए, अभी कर्नाटका से आए। वो बात और है, कर्नाटका के वोटर ने मुंह नहीं लगाया, नोटा से भी कम वोट इनको आए, मगर इनकी तरफ से कसर नहीं थी। ये अर्बन नक्सल्स हैं, देश के खिलाफ हैं, इनसे बचकर रहिए। कृपा कर ऑपोजिशन में इनको मत घुसाइए, ये बगल में आपके रहेंगे और फिर छुरी घुसेड़ेंगे, तो इसलिए इनसे बचकर रहना ही सबसे बड़ी बात है। कांग्रेस के नेताओं की चिंता तो जायज है, क्योंकि केजरीवाल ने अपनी जमीन उन्हीं राज्यों में बनाई जहां कांग्रेस मजबूत थी। दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल ने कांग्रेस को हराकर अपनी सरकार बनाई और अल्टीमेटली इन दोनों राज्यों में कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। इसी तरह गुजरात, उत्तराखंड और गोवा, जहां कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से था, वहां केजरीवाल ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा और कांग्रेस को इसका बड़ा नुकसान हुआ, कांग्रेस हार गई। अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा, हरियाणा में अगले साल इलेक्शन होने हैं। इन सभी राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर होगी। केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी इन राज्यों में भी चुनाव लड़ेगी। इसीलिए कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जब असेंबली के चुनाव में केजरीवाल कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव में केजरीवाल कांग्रेस के साथ की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। कांग्रेस का कहना है कि यह तो सिर्फ एक पार्टी का झगड़ा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब सीटों के बंटवारे की बात आएगी तो दूसरे राज्यों में विपक्षी एकता धरी रह जाएगी। आज महाराष्ट्र में ये दिखाई दिया, वहां सीटों पर तकरार शुरू हो गई, क्योंकि महाराष्ट्र में शरद पवार ने ऐलान कर दिया कि एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में इस बात पर सहमति बन गई है कि तीनों पार्टियां लोकसभा का चुनाव मिलकर लड़ेंगी। सीटों के बंटवारे पर तीनों पार्टियां मिल बैठकर फॉर्मूला तय करेंगी। इसके बाद आज सारी पार्टियों में इंटरनल डिस्कशन शुरू हो गए, बहसबाजी हुई। महाराष्ट्र कांग्रेस की कोर कमेटी की मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई कि कांग्रेस को लोकसभा की किन किन सीटों पर दावा करना है, लेकिन इससे पहले ही संजय राउत ने यह कहकर मामला खराब कर दिया कि शिवसेना ने पिछले चुनाव में 19 सीटें जीती थी, इसलिए कम से कम 19 सीटों पर शिवसेना का दावा तो बनता है और इसके लिए महाविकास आघाड़ी के सभी दलों को कुछ सीटों पर समझौता करना होगा। हमारी एक पहली मीटिंग हुई है शरद पवार जी के लीडरशिप में, जहां उद्धव ठाकरे साहब भी उपस्थित थे, बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस एनसीपी के। अब सूत्र तय किया जाएगा कि लोकसभा की सीट शेयरिंग किस प्रकार से। लेकिन एक बात मैं साफ कर देता हूं,
शिवसेना के महाराष्ट्र में 18 लोकसभा के सांसद चुनकर आए थे और दादरा नगर हवेली से हमारे कलाबेन देलकर जी चुनकर आए थे। हमारा 19 का आंकड़ा लोकसभा में था, हमारा 19 का आंकड़ा लोकसभा में कायम रहेगा। बिना किसी बातचीत के संजय राउत के इस तरह के सार्वजनिक बयान ने कांग्रेस के नेताओं को नाराज कर दिया। अशोक चव्हाण ने आज कहा, संजय राउत जो चाहे कहें, लेकिन उनके बयान का मतलब शिवसेना की राय नहीं है। सीटों पर फैसला सड़क पर नहीं, महाविकास आघाड़ी की मीटिंग में होगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, असली लड़ाई बीजेपी को हराने की है, इसलिए यह देखना होगा कि किस पार्टी का कैंडिडेट कहां बीजेपी को हरा सकता है। उसी आधार पर सीट शेयरिंग और टिकट का फैसला होगा। अभी से कुछ बोलना किसी के लिए ठीक नहीं है। संजय राउत इस तरह के बयानबाजी से बचें तो बेहतर होगा। अभी इस विषय की शुरुआत हुई है, हम किसी के जैसे आंकड़े की बात करेंगे और फल तो उसमें कोई मतलब नहीं है। जो बैठकर उसके आधार पर डिसीजन होगा। हमारी भूमिका स्पष्ट है कि आने वाले 2-3 तारीख को हम पूरे महाराष्ट्र से हमारे हर लोकसभा निहाय हमारे वहाँ के आजी माजी सब आमदार खासदार नेताओं को हम बुलाने वाले हैं, उनसे चर्चा करने वाले हैं। कौन सी जगह में कैसे कैसी स्थिति है, उसमें बीच में सर्वे भी मंगाया जाएगा और इस सर्वे इशू को लेकर मेरिट के आधार पर निर्णय होना चाहिए, क्योंकि जगह कितने किसको मिली है वो इशू नहीं है। बीजेपी को कौन हरा सकता है उसके आधार पर डिसीजन होना चाहिए। महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं, 48। पहले इस फॉर्मूले पर विचार हो रहा था कि तीनों पार्टियां बराबर सीटों पर लड़ें, सब 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारें। लेकिन संजय राउत ने 19 सीटों पर दावा ठोकर मामला बिगाड़ दिया। आज कांग्रेस और ज्यादा सीटों की डिमांड करेगी। एनसीपी भी दावेदारी में कमी नहीं करेगी और तर्क दिया जाएगा कि जब शिवसेना ने 19 सीटें जीती थी तब वो बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रही थी। अब शिवसेना के 12 एमपीज उसका साथ छोड़ गए हैं, इसलिए शिवसेना का दावा तो सिर्फ 7 सीटों पर बचता है। इसके बाद बदले इक्वेशंस की बात होगी। इसीलिए मुझे लगता है कि चुनाव जीतने के बाद जोड़ तोड़ करके, विचारधारा से समझौता करके, मन मार के अलायंस करके सरकार बनाना संभव है, पर चुनाव से पहले अलायंस करना, गठबंधन बनाना, सीटों का बंटवारा करना मुश्किल काम होता है। हर पार्टी को, हर नेता को अपने लोकल लीडर का ध्यान रखना पड़ता है। चुनाव में कोई भी अपनों के टिकट काटना नहीं चाहता, इसलिए विरोधी दलों की एकता देखने सुनने में जितनी आसान लगती है, व्यावहारिकता में उतनी ही मुश्किल होती है। लेकिन ये सही है कि कांग्रेस का इस वक्त अपर हैंड है, क्योंकि कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी को हराया है, जीत भी जोरदार है। लेकिन कर्नाटक में भी सरकार बनने के साथ साथ मुश्किलें शुरू हो गई हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बने हुए आज चौथा दिन है, लेकिन सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के गुट के बीच पावर शेयरिंग के मुद्दे पर तलवारें म्यान से बाहर आ गई। सिद्धारमैया के करीबी नेताओं ने आज से ही कहना शुरू कर दिया कि पावर शेयरिंग का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई रोटेशन का चक्कर नहीं है। सिद्धारमैया पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। दावा यह किया जा रहा था कि कर्नाटक में सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच डेडलॉक को खत्म करने के लिए हाईकमान ने 2.5 साल की पावर शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार किया था। डीके शिव कुमार को 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बनाने का भरोसा दिया गया है। लेकिन आज सिद्धारमैया के करीबी एमबी पाटिल ने कहा, हाईकमान ने किसी फॉर्मूले का कोई ऐलान नहीं किया, इसलिए अब इस बात में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सिद्धारमैया पूरे 5 साल तक कर्नाटक का नेतृत्व करते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि सिद्धारमैया पूरे 5 साल तक सीएम रहेंगे। पावर शेयरिंग जैसी कोई भी बात हुई होती तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हम लोगों को जरूर बताता। ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। हमारे एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने भी उस दिन ऐसी कोई जानकारी नहीं दी थी। एमबी पाटिल ने बयान तो मैं शुरू में दिया था, असर बेंगलुरु तक दिखाई दिया। डीके शिवकुमार पाटिल इस बयान से नाराज दिखे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जिसे जो कहना है कहता रहे, उन्हें हाईकमान पर भरोसा है, हाईकमान इस मामले को देखेगा। जिसको जो कहना है वो कहे,
एआईसीसी महासचिव हैं, सीएम हैं और एआईसीसी अध्यक्ष हैं, वो देखेंगे। चलिए। एमबी पाटिल कह रहे थे कि पावर शेयरिंग का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन डीके शिव कुमार ने फॉर्मूले की बात से इनकार नहीं किया, लेकिन इशारा जरूर कर दिया कि वक्त आने पर हाईकमान इस पर फैसला लेगा। डीके शिव कुमार ने खुलकर नाराजगी नहीं जताई, लेकिन उनके भाई और सांसद डीके सुरेश पाटिल के बयान से बेहद नाराज दिखाई दिए। डीके सुरेश ने कहा वो कोई बिटर रिएक्शन नहीं देना चाहते, सच सिद्धरामैया से पूछिए या फिर कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी सुरजेवाला से। मान्य सिद्धरामैया मुख्यमंत्री सिद्धरामैया मुख्यमंत्री हैं, ज्यादा जानकारी चाहिए तो उनसे पूछिए। एमबी पाटिल के बयान का सही जवाब आपको चाहिए तो हमारे राज्य के प्रभारी सुरजेवाला से जाकर पूछिए। मैं कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता, मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। मैं एमबी पाटिल की बातों का जवाब नहीं देना चाहता हूं, आप उन्हें ये बता दीजिए। ये बात सही है कि कांग्रेस हाईकमान ने सार्वजनिक तौर पर यह नहीं कहा कि 2.5 साल सिद्धरामैया और 2.5 साल डीके शिव कुमार चीफ मिनिस्टर रहेंगे। पहले सिद्धरामैया रहेंगे, फिर शिव कुमार को कमान सौंपी जाएगी। लेकिन राजनीति में ऐसा होता नहीं है। इतिहास गवाह है, जब जब 2.5 सरकार की पावर शेयरिंग का फॉर्मूला अप्लाई किया गया, ये कामयाब नहीं हो पाया। जिसे एक बार कुर्सी मिल गई, वो 2.5 साल पूरा होने के बाद जगह नहीं छोड़ता। राजस्थान में सचिन पायलट और छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव अभी तक इंतजार कर रहे हैं, उनका नंबर कब आएगा। पुराने दिनों की बात करें तो मायावती और कल्याण सिंह में भी इसी तरह का समझौता हुआ था। मायावती ने अपने 2.5 साल पूरे होते ही कल्याण सिंह को कच्चा दे दिया। जाहिर है यही डर डीके शिव कुमार के समर्थकों को 2.5 साल तक परेशान करता रहेगा। लेकिन बड़ी बात है कि राहुल गांधी को इन सब बातों की कोई फिक्र नहीं है, वो अपने काम में मस्त हैं। राहुल गांधी कल रात ट्रक में सफर करते दिखाई दिए। असल में राहुल गांधी को सोनिया गांधी से मिलने शिमला जाना था। वो दिल्ली से गाड़ी से निकले, लेकिन रास्ते में एक ट्रक पर सवार हो गए और चंडीगढ़ तक का सफर ट्रक में किया। रास्ते में रुककर राहुल ने कई ट्रक ड्राइवर से बात की, फिर हाईवे पर ढाबे में खाना खाया। सुबह 4:30 बजे राहुल गांधी अंबाला पहुंचे। इसके बाद हाईवे पर बने ऐतिहासिक गुरुद्वारा मंजी साहब में जाकर माथा टेका, लंगर में चाय पी और फिर ट्रक में बैठकर चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। सुबह कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से राहुल की ट्रक यात्रा की जानकारी दी गई। राहुल को जन नायक बताया गया। कांग्रेस का कहना है कि देश में 90 लाख ट्रक ड्राइवर हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम्स की चिंता किसी को नहीं है। राहुल ने उनकी मन की बात सुनी। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्विटर पर लिखा, आम लोगों और नेताओं के बीच की दूरी को कम करने के लिए राहुल ने भयंकर गर्मी की परवाह नहीं की। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि राहुल का मकसद जनता के बीच रहकर उनकी प्रॉब्लम्स को जानना है, इसीलिए जनता राहुल को इतना पसंद करती है। भारत जोड़ो यात्रा मेनली इसी चीज के ऊपर ये हुआ था, बातचीत, लोगों का साथ बातचीत रखना और लोगों का दर्द समझना और उसका हल ढूंढना। और राहुल जी कंटिन्यूसली भारत जोड़ो का बाद भी ये कंसल्टेशन, ये चर्चा लोगों का साथ उनका पेन अंडरस्टैंड करने के लिए और उनका साथ रह के उनका लाइफ अंडरस्टैंड करके उनका प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए कोशिश राहुल जी का जारी है। राहुल गांधी जी कल दिल्ली से लेके अंबाला तक का उनका रात का ट्रक ड्राइवर साथियों के साथ उनका एक्सपीरियंस, वो एक नया एक्सपीरियंस होगी और उनका इश्यूज़ अंडरस्टैंड हो के उसका प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकती है सरकारों का, उनका आवाज़ कैसे बने कांग्रेस पार्टी, इसका कोशिश होगी। राहुल गांधी जब ट्रक में बैठकर जाते हैं तो उनकी पार्टी के लोग कहते हैं देखो उन्होंने गर्मी की परवाह नहीं की। जब वो सर्दी में टी शर्ट पहनकर निकले तो उनकी पार्टी के लोग कहते हैं देखो उन्होंने सर्दी की परवाह नहीं की। कांग्रेस के कई नेताओं से मेरी बात हुई है, कोई इस गर्मी सर्दी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। वो तो अपनी पार्टी को चुनाव में जीतता हुआ देखना चाहते हैं। कर्नाटक की जीत से कांग्रेस में उत्साह का संचार हुआ है, लेकिन राहुल गांधी के बारे में ये लीडर कहते हैं कि राहुल पॉलिटिकल बैटल नहीं लड़ना चाहते। राहुल उनसे कहते हैं कि मैं धर्म युद्ध लड़ रहा हूं और ये लड़ाई 1000 साल तक चल सकती है। अब कांग्रेस में ऐसे नेता ढूंढना मुश्किल है जो 1000 साल तक इंतजार करने के लिए तैयार हो।
आप जानते हैं कि देश के लिए मेडल जीतने वाले बड़े बड़े चैंपियन रेसलर भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। 1 महीने से ज्यादा हो गया। खिलाड़ियों ने बृजभूषण शरण सिंह पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का आरोप लगाया है। रेसलर्स की मांग है कि बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अब तक बृजभूषण सिंह के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब उनका बयान भी दर्ज नहीं किया गया अब तक। इसीलिए आज खिलाड़ियों ने जंतर मंतर से इंडिया गेट तक कैंडल मार्च निकाला। हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए ये खिलाड़ी अशोका रोड, आंध्र भवन, गोल चक्कर से होते हुए मानसिक रोड से क्रॉस करते हुए इंडिया गेट पहुंचे। रेसलर को कई खाप पंचायतों ने सपोर्ट किया है। खाप पंचायतों ने ऐलान किया कि अगर पहलवानों की मांगे नहीं मानी गई तो 28 मई को पार्लियामेंट के सामने महिला खाप पंचायत लगेगी। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर खिलाड़ियों के धरने प्रदर्शन का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। वो धरने पर बैठे खिलाड़ियों को जमकर कोस रहे हैं। आज उन्होंने पहलवान विनेश फोगाट की तुलना मंथरा से कर दी। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, जिस तरह भगवान राम की जिंदगी में मंथरा की वजह से बुरा वक्त शुरू हुआ था, उसी तरह विनेश फोगाट की वजह से उनकी जिंदगी में बुरा वक्त आया। बृजभूषण ने कहा कि मंथरा की वजह से ही भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने थे और इस मामले के खत्म होने के बाद वो भी बेदाग होकर बाहर आएंगे। राम को 14 वर्ष का वनवास और भारत को राजगद्दी। भाइयों, मेरा मानना है कि अगर राम अयोध्या के राजा हो गए होते तो मर्यादा पुरुषोत्तम न बन पाते, वहीं से उनका इतिहास। तो मुझे लगता है कि जैसे मंथरा ने कुछ रोल प्ले किया था, कैकेयी ने कुछ रोल प्ले किया था, वैसे विनेश फोगाट मेरे लिए मंथरा बनकर के आई। ये मेरे लिए मंथरा बनकर के आई। पहली बार हजारों पहलवान थे, इस बार 3 पति 3 पत्नी, 3 पति 3 पत्नी, 7वां कोई नहीं। लेकिन जैसे आज हम मंथरा को धन्यवाद देते हैं, कैकेयी को धन्यवाद देते हैं, वैसे हम कुछ दिन के बाद विनेश फोगाट को भी धन्यवाद देंगे जब इसका पूरा का पूरा परिणाम आ जाएगा। ये जो मेडल की बात कर रहे हैं, एक मेडल के पीछे भारत सरकार का मान करके चलिए तो कम से कम 10-10 करोड़ का खर्चा है, 10-10 करोड़ का, और मेरा स्वयं का इनके ऊपर करोड़ 1.5 करोड़ का खर्चा है इनके ऊपर। बृजभूषण शरण सिंह लाख डायलॉगबाजी कर लें, मुझे लगता है कि पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ है। वो राम का नाम लें या शाम का, लोग सांसद महोदय को बाहुबली के रूप में ही जानते हैं। ऐसे एमपी जिनके खिलाफ कई केसेस दर्ज हैं, और धरने पर बैठे पहलवानों को लोग चैंपियन के रूप में जानते हैं, जिन्होंने कई गोल्ड मेडल जीते हैं। दुख की बात है कि इन दोनों की तकरार में नुकसान कुश्ती का हो रहा है। ये जिम्मेदारी खेल मंत्रालय की है कि इस मसले को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। इसमें पॉलिटिकल फायदा नुकसान देखने के बजाय निष्पक्ष होकर रास्ता निकाला जाए। बैंकों ने आज से 2000 के नोट एक्सचेंज करने का प्रोसेस शुरू कर दिया। क्योंकि आरबीआई ने 2000 के नोट बदलने के लिए, बैंक में जमा कराने के लिए 4 महीने का वक्त दिया है, इसलिए बैंकों में न तो कोई लाइन दिखाई दी, न कहीं किसी तरह की अफरा तफरी दिखाई दी। मजे की बात है कि 2000 का नोट बदलने के लिए लोग बैंक जाने के बजाय दूसरे तरीके अपना रहे हैं। जिनके पास 2000 के सिर्फ 2-4 नोट हैं, वो पेट्रोल पंप पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ज्यादातर लोग पेट्रोल भरवाने के लिए सिर्फ 2000 के नोट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पेट्रोल पंपों पर
2000 के नोटों की भरमार हो गई है। मध्य प्रदेश से खबर आई कि एक शख्स ने बाइक में 200 का पेट्रोल डलवाया और 2000 का नोट दिया, तो पेट्रोल पंप पर सेल्समैन ने 1800 रुपए वापस करने के बजाय उसकी बाइक से पेट्रोल ही वापस निकाल लिया। अब पेट्रोल पंप पर नोटिस चिपका दिए गए हैं कि 2000 से ज्यादा का पेट्रोल लेने पर ही 2000 का नोट लिया जाएगा। जिन लोगों के पास 2000 के ज्यादा नोट हैं, वो इन नोटों से ज्वेलरी भी खरीद रहे हैं, कहीं गोल्ड खरीद रहे हैं। नई संसद के उद्घाटन समारोह का विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के बाद अब खबर आई है, और अभी भी यह खबर आई कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी इस समारोह में शामिल नहीं होंगे। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री मोदी नई संसद को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 28 मई को सुबह 5 बजे से ही कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, पर देश की प्रमुख विपक्षी पार्टियां इस कार्यक्रम में दिखाई नहीं देंगी। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।